नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू। खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आज शाम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य रूप से खाद्यान्नों की पैकिंग जूट के थैलों में करने को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार रोधी कानून के अंतर्गत फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आज वार्सा में नाटो के पूर्वी हिस्से के 9 देशों के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम। और तिलोत्तमा सेन ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंक के डेप्यूटीज की G20 बैठक के प्रारंभिक सत्र का उद्घाटन किया। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता हमारे लिए एक सम्मान है, जहां ग्लोबल साउथ की चिंताओं को व्यक्त करने और भारत आए प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। The global economy is facing the lingering effects of the COVID-19 pandemic, food and energy insecurity, broad-based inflation, heightened debt, vulnerability, worsening climate change, and geopolitical tension. The impact of all these crises can set back progress on the world's key development priorities. श्री ठाकुर ने कहा कि भारत कोविड महामारी के प्रबंधन और इस महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी के दौर से निकलने में कामयाब रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत ने ऊर्जा ट्रांजैक्शन का लक्ष्य हासिल किया और अगले 3 वर्ष में 50 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया है। वित्त और केंद्रीय बैंक डेप्यूटीज की बैठक के बाद पहली G20 FMCBG की बैठक 24 से 25 फरवरी के बीच होगी, जिसमें G20 सदस्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। इस बैठक में बहुपक्षीय विकास बैंकों को सशक्त बनाने से 21वीं शताब्दी की साझा वैश्विक चुनौतियों, लचीलेपन की स्थिति में वित्त व्यवस्था, कल के समावेशी और सतत नगरों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सहायता से वित्तीय समावेश को बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज शाम G20 में भारत की अध्यक्षता में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक शुरू हो रही है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे और इसमें शामिल करीब 125 G20 प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बैठक की शुरुआत विदेश से वापस लाई गई ऐतिहासिक और प्राचीनतम प्रतिमाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी के उद्घाटन से होगी। केंद्रीय मंत्रीगण और मुख्यमंत्री खजुराहो में नवनिर्मित राज्य जनजातीय और लोक कला संग्रहालय आदि वर्ग का लोकार्पण भी करेंगे। G20 प्रतिनिधियों के लिए यहाँ पारंपरिक कला और सांस्कृतिक अनुभव पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियां जैसे कागज की लुगदी से आकृतियां बनाना, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, टेराकोटा कलाकृतियां और मेहंदी कला भी आयोजित की जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सरकार ने कहा है कि भारत में डिजिटल बदलाव की यात्रा पिछले 8 वर्षों में उल्लेखनीय रही है और दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने आज नई दिल्ली में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स पर एक सेमिनार में ये बात कही। श्री शर्मा ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि इसने सार्वजनिक सेवाओं में सुधार किया है और दक्षता तथा नवाचार को बढ़ाया है। As far as India is concerned, we are the third largest AI ecosystem in the world and we are the fastest growing AI ecosystem in the world today. We are growing much beyond what US and China has been doing. So that shows that our talent, our young minds, young startups. सम्मेलन में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि समाज को डिजिटल रूप से सशक्त करने और अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार ने डिजिटल पहल की शुरुआत की है।
Cyber criminals are also leveraging the same AI system to create more advanced attacks, such as automated threats against the security infrastructure and solutions. The issue of AI-generated deep facts is making it increasingly difficult to curtail propagation of false information. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 18 लाख से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ 56 लाख स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से जोड़े गए हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अंतरिक्ष, ड्रोन और भूस्थानिक नीति की त्रिशक्ति अब से कुछ वर्षों में भारत को पूर्व प्रमुख प्रौद्योगिकी ताकत बनाएगी। दिल्ली में राष्ट्रीय विकास के लिए भूस्थानिक नीति पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों को आज मंजूरी दे दी। नियमों के अनुसार खाद्यान्न का 100% तथा चीनी का 20% अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है। विधि आयोग सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल इस महीने की 20 तारीख को समाप्त हो गया है। सरकार ने कहा है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने इस संबंध में रेल मंत्रालय के ट्वीट के जवाब में ये बात कही। भारतीय रेलवे इस वर्ष 5 अप्रैल से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। 11 दिनों की इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री 5 पवित्र तख्तों सहित सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आईआरसीटीसी की मुख्य प्रबंध निदेशक रजनी हसीजा ने यात्रा के बारे में और जानकारी दी। ये ट्रेन तराई क्षेत्र में पीलीभीत और बरेली वगैरह होते हुए काफी नागरिकों को पिक करेगी। स्लीपर क्लास का जो पैकेज है वो 20,000 का है और जो एसी 3 टायर है उसका जो पैकेज है वो 30,000 का है। गाड़ी ये बैसाखी के अवसर पर बनाई गई है ताकि बैसाखी वाले दिन वो पटना साहिब में मौजूद रह सके। अब हम लगभग 8 डेस्टिनेशन पर गाड़ी को लेके जा रहे हैं। टूर पैकेज में सब कुछ इंक्लूसिव है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार रोधक कानून के अंतर्गत फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुकदमे की अनुमति के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अनुरोध की मंजूरी दी थी। उधर मनीष सिसोदिया ने इस मामले को झूठा बताया है। दिल्ली नगर निगम में महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को पराजित किया। शैली ओबरॉय को 150 मत और रेखा गुप्ता को 116 मत मिले। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी का मुख्य नेता घोषित किया गया। एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक थी। असम के नवनियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज गुवाहाटी में श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में शपथ ली। श्री गुलाब चंद कटारिया राज्य के 31वें राज्यपाल हैं। उन्होंने प्रोफेसर जगदीश मुखी के स्थान पर यह पदभार संभाला है। शपथ ग्रहण समारोह में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी उपस्थित थे। नागालैंड में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है और स्टार प्रचारक मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सभाएं कर रहे हैं। राज्य में डाक से मतदान की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न मतदान कर्मियों, पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। निर्वाचन आयोग के अलावा नागरिकों के सामाजिक समूह भी मतदान के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय में विद्यार्थियों में मतदाताओं की जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। 60 सदस्यों की विधानसभा के लिए इस महीने की 27 तारीख को मतदान कराया जाएगा।
उधर मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्य के पश्चिमी गारो हिल्स जिले के तुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी आज शाम शिलोंग में मल्की पॉइंट ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस बीच चुनाव अधिकारी राज्य में मतदाता जागरूकता में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 13 सांसदों को 13वें सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सांसदों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने इन सांसदों को बधाई देते हुए कामना की कि ये सांसद संसदीय कार्यवाही को अपनी समृद्ध अंतर्दृष्टि से समृद्ध बना सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि अतीत की तुलना में आज का भारत कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाता नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जटिल मुद्दों पर कड़े फैसले ले सकता है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का नई दिल्ली में विमोचन करते हुए श्री नड्डा ने ये बात की। This book gives us a very deep insight. I'd also like to share with you that Prime Minister Modi strengthened the ties with the nations which we call as the traditional allies. But at the same time, he also developed new alliances. He also saw to it that India always be the first to help the nations who are in need. And so the concept of Vasudhaiva Kutumbakam was being implemented in letter and spirit. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज वार्सा में नेटो के पूर्वी 9 सदस्य देशों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें इन देशों की सुरक्षा के लिए समर्थन दोहराया जाएगा। पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस पर हमले की साजिश नहीं कर रहे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कल बयान में ये बात कही थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव के साथ सामयिक भागीदारी और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। ट्विटर के साथ बातचीत में श्री जयशंकर ने कहा कि वे भारत जगदेव से मिलकर प्रसन्न हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक संबंधों और सामयिक भागीदारी में अधिक अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, ऊर्जा, कृषि, कौशल और दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों पर चर्चा की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज शनिवार को 2 दिनों की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान ओलाफ शोल्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता दोनों पक्षों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ संवाद भी करेंगे। जर्मनी के चांसलर शोल्ज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात करेंगे। जर्मन चांसलर के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। भारत की 14 वर्ष की तिलोत्तमा सेन ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत लिया है। तिलोत्तमा ने भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता, जो कि उनका कुल 5वां पदक है। वे 262 अंकों के साथ सर्वोच्च 8 रैंक लेकर विजयी रहीं। वे 0.1 के अंतर से स्वर्ण पदक से वंचित रहीं। प्रतियोगिताओं के तीसरे दिन भी भारत के रुद्रांश पाटिल ने पुरुषों की एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की पहली बैठक बेंगलुरु में शुरू। खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आज शाम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य रूप से खाद्यान्नों की पैकिंग जूट के थैलों में करने को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार रोधी कानून के अंतर्गत फीडबैक यूनिट जासूसी मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आज वार्सा में नाटो के पूर्वी हिस्से के 9 देशों के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम। और तिलोत्तमा सेन ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।